सो गाइज़ वेलकम बैक टू द चैनल। मैं आपका दोस्त तुषार लेके आऊँ सामने नए दिन के साथ में नया वीडियो। गाइज़ आज का जो मेरा वीडियो है ना, टॉपिक तो आपने देख लिया होगा, टाइटल देख लिया होगा कि हाउ टू बिकम कोच। कोच किस तरीके से बन सकते हैं, अपना भविष्य हम कोच में किस तरीके से बना सकते हैं, कोचिंग फील्ड में, स्पोर्ट्स में। तो ये पूरा वीडियो उसी के ऊपर है और जो क्वेश्चन है वो आप लोगों के ही दिए हुए हैं। तो मैं आज आया हूँ, जयपुर की एक अकेडमी है द्रोणाचार्य खेल अकेडमी, आर्चरी की अकेडमी है तीरंदाजी की, और यहाँ की जो ओनर है तारिका शर्मा जी, हम उनसे मिलने वाले हैं और उनसे से हम जो जानकारी अपनी सारी लेने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहेगा। और गाइज़ एक और मैं आपको बताना चाहूँगा इसमें, क्योंकि ये वीडियो हमारा बहुत ही नॉलेजेबल होने वाला है। बेरोज़गारी को लेकर भी, मतलब जैसे आजकल बेरोज़गारी काफ़ी सारी बढ़ती जा रही है। जैसे किसी भी फील्ड में एक जॉब निकलती है, मान लीजिए रेलवे में निकलती है या पुलिस में निकलती है, किसी भी फील्ड में निकलती है, तो जैसे 100 पोस्ट निकलेगी तो उसमें लाखों फार्म भर दिए जाते हैं, तो हमारा उसमें सेलेक्ट होना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो ये वीडियो इसी चीज़ के लिए है, क्योंकि हम स्पोर्ट्स में अगर अपना करियर देख रहे हैं तो हम कितनी आसानी से सेलेक्ट हो सकते हैं, कितनी आसानी से हम उसमें अपना करियर बना सकते हैं। जो जितनी भी जानकारी आज हम तारिका शर्मा जी से लेने वाले हैं, और ये हैं यहाँ की ओनर तारिका शर्मा जी। नमस्ते जी। हेलो, कैसे हो? मैं ठीक हूँ। तारिका जी, आज हम थोड़ी सी नॉलेज अपने सब्सक्राइबर्स को देने वाले हैं कि हम कोच किस तरीके से बन सकते हैं। तो इसमें थोड़ी सी आपकी हेल्प की ज़रूरत है मुझे। तो हम कहीं बैठकर आपका इंटरव्यू लेते हैं और सारी जानकारी अपने सब्सक्राइबर्स को देते हैं। ठीक है। और गाइस वीडियो स्टार्ट करूँ उससे पहले एक रिक्वेस्ट आप सबसे, प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना। अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब करते तो मेरा कॉन्फिडेंस काफ़ी गेन होता है और मैं आपके लिए और अच्छे अच्छे वीडियो शुरू करके लेकर आता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइज़ आज हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, एक्सपर्ट हैं हमारी, बहुत ही अच्छी और इंटरनेशनल प्लेयर रह चुकी है आर्चरी में, और कई सारे इन्होंने नेशनल मेडल जीते हुए हैं, और फिलहाल कोच भी हैं। उनकी प्राइवेट एकेडमी है जिनका नाम आप देख रहे हो अभी, द्रोणाचार्य खेल अकेडमी, आर्चरी की एकेडमी है, और काफ़ी सारे बच्चे यहाँ पे प्रैक्टिस भी करते हैं, काफ़ी नेशनल प्लेयर यहाँ से निकले भी हैं। तो दीदी सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। थैंक यू तुषार जी। और मैं क्वेश्चन आंसर जो स्टार्ट करूँ अभी, तो उससे पहले थोड़ा सा अपना एक इंट्रो आप दीजिए हमारे सब्सक्राइबर्स को। बिल्कुल, माई सेल्फ तारिका, और मैं आर्चरी की इंटरनेशनल प्लेयर हूँ, और मेरे पास कई नेशनल मेडल हैं, और अभी मैंने एकेडमी शुरू की है। तो आप लोग आइए, जॉइन अस, यू आर मोस्ट वेलकम जी। और चलिए अब बात करते हैं हम आज के टॉपिक के बारे में। आज का हमारा जो टॉपिक है ना, वो है कि कोच किस तरीके से हम बन सकते हैं, क्या फ्यूचर हो सकता है। तो उसके लिए सबसे पहला जो मेरा क्वेश्चन है ना, वो ये है कि जो कोच होते हैं और जो पीटीआई होते हैं, उनमें क्या फ़र्क होता है दोनों में? कोच जो होता है वो किसी भी गेम का टेक्निकल पार्ट होता है जी, और पीटीआई ओवरऑल गेम्स को कवर करता है। ओके। पीटीआई होता है वो स्कूल या किसी संस्थान से या किसी सोसाइटी से जुड़ा हुआ होता है, उसको सारे गेम्स की नॉलेज होती है। और कोच पर्टिकुलर एक गेम का होता है, स्पेशलाइजेशन में वो एक्सपर्ट होता है, इसलिए कोच और पीटीआई दोनों अलग अलग डिजिग्नेशन है। ओके। और जैसे कोच की हम बात करें, कोच किस तरीके से हम बन सकते हैं, हमें क्या पढ़ाई करनी होगी कोच बनने के लिए? कोच बनने के लिए सबसे पहले तो आपको उस गेम का प्लेयर होना ज़रूरी है, और उसमें कम से कम 2 से 3 नेशनल आप पार्टिसिपेट होंगे। उसके बाद आप NIS कोर्स कर सकते हैं। NIS के भी 2 कोर्सेज़ होते हैं। एक होता है सर्टिफिकेट 6 वीक कोर्स, जिसमें आप वो कोर्स करके आप कोई भी प्राइवेट एकेडमी या कोई भी प्राइवेट स्कूल या कोई भी प्राइवेट क्लब आप ज्वाइन कर सकते हैं। और डिप्लोमा कोर्स करके आप गवर्नमेंट कोच मतलब गवर्नमेंट कोच बनने के लिए आपको डिप्लोमा कोर्स करना कंपलसरी है, जो कि हमारा 2 ईयर कोर्स होता है। वो अलग अलग गेम्स का होता है, जैसे आर्चरी का होता है हमारे कलकत्ता से होता है, और टेनिस का होता है पटियाला से होता है, कुछ गेम्स का बेंगलोर से होता है, जैसे फुटबॉल का होता है बेंगलोर से होता है। सभी गेम्स के अलग अलग जगह से NIS सेंटर बने हुए हैं। आप गूगल पे जाके सर्च कर सकते हैं, आपको मिल जाएंगे सभी गेम के डिस्क्रिप्शंस। जी। और कई सारे मेरे को क्वेश्चन ऐसे आता है कि सर हम कोच बनना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें आफ्टर 12th कौन से सब्जेक्ट लेने होंगे कॉलेज में जाके? आफ्टर 12th कोच बनने के लिए एक्चुअल में पर्टिकुलर कोई सब्जेक्ट नहीं लेना होता है। मैंने वही कहा कि आप किसी भी स्ट्रीम से आप स्टडी करें, उससे कोई मैटर नहीं करता है। पर्टिकुलर अगर आपको कोच की डिजिग्नेशन और डिग्री चाहिए, आपको उसके लिए सिर्फ 2 से 3 नेशनल खेलने हैं और उसके बाद NIS करनी है, तो आप कोच बन सकते हैं। कई सारे मेरे ऐसे क्वेश्चन आते हैं सब्सक्राइबर्स के, कोच बनने के लिए हमें पहले कोई खेल खेलना पड़ेगा और उसके अलावा किस लेवल का सर्टिफिकेट चाहिए?
हाँ, कोच बनने के लिए आपको नेशनल लेवल का सर्टिफिकेट चाहिए। गेम आप कोई भी ऑप्ट कर सकते हैं। उसके लिए आपको नेशनल के 3 नेशनल के सर्टिफिकेट चाहिए, और नेशनल्स आप यूनिवर्सिटी नेशनल्स भी काउंट कर सकते हैं, उसके अंदर सीनियर नेशनल और जूनियर नेशनल भी काउंट कर सकते हैं। इस तरह करके आपको 3 नेशनल कंपलसरी है आपको खेलना ही खेलना। उसके बाद आप NIS करके कोच लग सकते हैं। जी जी। और इसमें कुछ एज की बाउंडेशन भी होती है क्या? हाँ, NIS करने के लिए 35 इयर्स मैक्सिमम एज रखी गई है, और मिनिमम एज है 20 इयर्स। ओके, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा हाँ 35 तक आप NIS कर सकते हैं। हाँ। ओके। और कोच बनने के लिए बीपीएड करना जरूरी है या NIS करना जरूरी है? नहीं, कोच बनने के लिए आपको NIS करना जरूरी NIS करना है। जरूरी हाँ। है। और बीपीएड करके तो हम शायद PTI लगते हैं। हाँ, BPED करके आप PTI स्कूल जो 3rd ग्रेड के जो टीचर्स होते हैं वो BPED करके लगते हैं। MPED करके जो PTI होते हैं वो 2nd ग्रेड में लगते हैं। और 1st ग्रेड के लिए आपको नेट क्लियर करना पड़ता है। जैसा कि सारे लेक्चररशिप के लिए जब हम नेट क्लियर करते हैं तो ऑब्वियस है हम 1st ग्रेड के लेक्चरर लगते हैं। इसी तरह आप फिजिकल एजुकेशन में MPED करके और नेट क्लियर करके 1st ग्रेड के PTI लग सकते हैं। इसमें कितना खर्चा आ जाता होगा? उसके अंदर लमसम 1 लाख के समथिंग खर्चा आ जाता है आपका, सभी चीज़ों को मिला करके। इसमें आपकी एकेडमिक्स फीस भी हैं, आपकी मतलब स्टडी मटेरियल्स भी हैं, रहना खाना हॉस्टल फीस सब इसमें अप्रॉक्सीमेटली 1 लाख में आपकी कवर हो जाती है। ओके। और जो आप ये NIS सेंटर्स की बात करें जैसे कोलकाता में, पटियाला में, तो यहाँ एडमिशन किस तरीके से हो सकता है हमारा? आपके लिए आपको वहाँ पे एडमिशन के लिए पहले एंट्रेंस देना होता है। उसके लिए फरवरी और ड्यूरिंग मार्च, स्टार्टिंग मार्च में फॉर्म्स निकलते हैं। आप ऑनलाइन चेक कर लीजिए, फेब और मार्च के बीच में फॉर्म निकलते हैं। उसके बाद आपको एंट्रेंस टेस्ट देना होता है। उसके बाद फिजिकल होता है, उसके बाद आपको कॉल की जाती है। तारिका जी, मुझे एक क्वेश्चन और मेरे दिमाग में आ रहा है। जैसे सरकारी जो कोच होते हैं ना, जैसे स्टेडियम हो गया, हमारे जयपुर का स्टेडियम हो गया, कहीं का भी पूरे इंडिया में स्टेडियम हो गया, सरकारी स्टेडियम, तो उसमें कोच किस तरीके से लगते हैं? सबसे पहले कोच बनने के लिए NIS तो करना कंपलसरी है, और उसके बाद इनकी भर्तियां निकलती है। उसका हमको ध्यान रखना पड़ता है कि ये न्यूज़पेपर्स के थ्रू ऑनलाइन आप कोई भी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें सब आता रहता है कि हाँ ये वैकेंसी आ रही है, ये वैकेंसी आ रही है, ये वैकेंसी आ रही है। उसके बाद ये लोग आपको कॉन्ट्रैक्ट बेस पे रखते हैं। उसके बाद ये आपको परमानेंट करते हैं। हर स्टेट का अपना अपना पैटर्न होता है। परमानेंट सरकारी कोच रखने के लिए हमारे यहाँ पे ऐसा है कि सबसे पहले आपको वही भर्ती वाला सिस्टम है। पहले भर्ती के लिए आपको कॉल करेंगे। उसके बाद आपके NIS की डिग्री प्लस आपके स्पोर्ट्स के अचीवमेंट को कंपेयर करके ये आपको ज्वाइनिंग देते हैं। उसके बाद 2 इयर्स ये लोग आपको वही कॉन्ट्रैक्ट बेस पे रखते हैं। उसके बाद ये आपको परमानेंट कर देते हैं। जी। और जैसे बात अगर करियर की आती है तो करियर में सबसे पहले ये देखा जाता है कि हम कितने रुपए कमा रहे हैं। तो सैलरी कितनी होती होगी कोच की लगभग? मिनिमाइज्ड सैलरी हर स्टेट में अलग अलग सैलरी पे स्केल होता है। ये मिनिमम टू मिनिमम 30,000 से शुरू होता है, और फिर ये लाखों में आपके एक्सपीरियंस और आपकी डेजिग्नेशन पे डिपेंड करता है कि यू आर सीनियर कोच और चीफ कोच। उसके बाद ये लाखों में सैलरी जाती है इसकी। ओके। अच्छा, बात जब हम कोच की कर ही रहे हैं तो हम एक बार प्राइवेट सेक्टर पे आते हैं। तो प्राइवेट सेक्टर में क्या फ्यूचर हो सकता है कोच का NIS करने के बाद? प्राइवेट सेक्टर में ऑब्वियस जब आप NIS कर ही लोगे तो आप प्राइवेट सेक्टर में क्यों जाओगे? ठीक है, तो आप ट्राई करें कि आप गवर्नमेंट सेक्टर में जाएं। ओवरऑल इंडिया में NIS करे हुए कोचेस की बहुत डिमांड रहती है। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया में भी बहुत डिमांड रहती है NIS कोचेस की। दूसरी बात, प्राइवेट सेक्टर में तो आप अपने स्पोर्ट्स अचीवमेंट जैसे नेशनल और इंटरनेशनल इन्विटेशनल मेडल लेकर के भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। पर जब आप NIS कर लेंगे तो मेरा तो यही कहना है कि आप गवर्नमेंट सेक्टर में जाएं। प्राइवेट सेक्टर में तो बहुत ज़्यादा स्कोप है NIS करने के बाद भी। जब गवर्नमेंट में है तो प्राइवेट में तो है ही। एक्चुअली मेरा क्वेश्चन इसलिए था ना कि कई स्टेट में है ना जल्दी से निकलती नहीं है भर्तियाँ। जैसे उत्तर प्रदेश हो गया, इतनी ज़्यादा भर्तियाँ निकलती नहीं है वहाँ पर। तो NIS करके बेचारा बेरोजगारी बैठेगा वहाँ पे भी, तो नहीं, इसलिए ये थोड़ा NIS करने के बाद आप
ये ज़रूरी नहीं है कि आप अपने स्टेट में जॉब कर सकते हैं। Okay. NIS करने के बाद आप किसी भी स्टेट में आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, आप वैकेंसी देखते हैं। NIS ये पर्टिकुलर स्टेट वाइज जॉब मिले आपको, ऐसा नहीं है। आप नेशनल मतलब पूरे इंडिया में आप कहीं पे भी आप अपने NIS के सर्टिफिकेट से आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आप किसी भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हैं, किसी भी स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट में अप्लाई कर सकते हैं। ओके तो मतलब चलिए फिर भी मान लीजिए अगर कहीं अगर हमें प्राइवेट लगना ही पड़े, हाँ। कोई ऐसी नौबत आ जाए कि हमें प्राइवेट ही जॉब करनी पड़े, तो इनमें कितनी सैलरी हो जाती होगी? वही मिनिमम आपको 30-35 हज़ार रुपये तक कोई भी आपको अपॉइंट करेगा। उसके बाद आपके जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ेंगे वैसे वैसे आपकी सैलरी लाखों में होगी। Okay. गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, सैलरी पे स्केल लगभग सेम है। ओके तो अगर मैं बात करूँ जैसे स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, साई है हमारे भारत में, तो इसमें अगर किसी को कोच बनना है, इसमें फ्यूचर बनाना है, किसी को कोच वहाँ जाके नौकरी करनी है, तो वो किस तरीके से अप्लाई करे, क्या कर सकता है वो? अप्लाई करने का तो है, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया अपनी वैकेंसी निकालती है हर 5 से 6 साल के अंदर। Okay. अभी तो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने बहुत अच्छा प्रोग्राम चलाया हुआ है, खेलो इंडिया, जिसमें खेलो इंडिया स्कीम में जो कि सभी गेम्स में स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया को कोचेज़ की ज़रूरत है, तो वो लगभग जल्दी ही वैकेंसी निकाल देती है। तो जब आपने NIS कर रखी है तो आप वहाँ अप्लाई करेंगे तो आप बहुत जल्दी लग जाएंगे। जी और मेरा आज का लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट तो क्या है मतलब अभी तो और बातें चलती रहेंगी हमारी तो जैसे कोच बनने के बाद कोई कोच टूर्नामेंट खेल सकता है क्या? गवर्नमेंट कोच टूर्नामेंट नहीं खेल सकता है। ओके और प्राइवेट सेक्टर के कोचेज टूर्नामेंट खेल सकते हैं, सीनियर लेवल के टूर्नामेंट। हाँ, सीनियर लेवल के आप टूर्नामेंट खेल सकते हैं, क्योंकि ऑब्वियस जब आप एक कोच की डेजिग्नेशन पे आएंगे तो आप जूनियर तो रहेंगे नहीं, तो ऑब्वियस है सीनियर खेल सकते हैं आप। कोई भी ओपन टूर्नामेंट खेल सकते हैं, कोई भी इन्विटेशनल टूर्नामेंट खेल सकते हैं। गवर्नमेंट कोच बनने के बाद आप नहीं खेल सकते हैं। ओके तो तारिका जी, आज का मैं लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूँगा, क्योंकि आपने हमें बहुत टाइम दे दिया, बहुत बिजी शेड्यूल में आप रहते हैं, फिर भी आपने अपना टाइम निकाला हमारे लिए। तो आज जो मेरा लास्ट क्वेश्चन है वो ये है कि जैसे बेरोजगारी आजकल काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है, जैसे मान लीजिए रेलवे के फॉर्म है, पुलिस के हैं, तो इनके लिए मान लीजिए अगर 100 पोस्ट में निकलते हैं तो लाखों लोग फार्म भर देते हैं। तो हमें जैसे कोच है, इसमें हमें कितना कॉम्पिटिशन फेस करना होगा किसी जॉब के लिए, कोच की जॉब के लिए? जैसे तुषार आप बता रहे हैं कि बेरोज़गारी बहुत बढ़ गई है और 100 फॉर्म्स के लिए भी मतलब वैकेंसीज़ के लिए लाखों फॉर्म भरे जाते हैं, पर स्पोर्ट्स के अंदर ऐसा नहीं है। अगर स्पोर्ट्स में अगर 100 सीट की वैकेंसी है तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 250 से 300 फॉर्म्स फिल होते हैं। ओके तो इट्स क्वाइट बी इजी कि आपको स्पोर्ट्स के अंदर कोच सेक्टर में इजीली जॉब मिल सकती है। हमारा कहने का मतलब ये भी था कि जैसे आप पुलिस की और रेलवे की तैयारी करते हैं तो काफ़ी टाइम लग जाता है और ये ज़रूरी नहीं कि आपका सिलेक्शन हो जाए। हाँ। लेकिन जो स्पोर्ट्स की फील्ड है ना, इसमें आप अपना भविष्य अच्छे बना सकते हैं, काफ़ी और जल्दी बना सकते हैं इसमें अपना भविष्य, क्योंकि आपको एक टूर्नामेंट खेलना होगा और थोड़ी मेहनत कर लेंगे तो नेशनल वगैरह खेल ही सकते हैं आप उसमें। और अपने कोच अगर आप बनना चाहते हैं, इस फील्ड में आना चाहते हैं, तो आसानी से, मतलब इतनी आसानी से तो नहीं लेकिन आसानी से बन सकते हैं आप। तो दीदी ये तो थे मेरे कुछ सवाल, ये मेरे कुछ सवाल थे, जो आप लोगों के सवाल थे, मेरे नहीं थे सवाल, हमारे सब्सक्राइबर्स के थे। और आपने आज हमें बहुत अच्छा अपना जो गाइड किया है उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू तुषार, आपने हमें टाइम दिया, हमारे सब्सक्राइबर्स को टाइम दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू ऑल ऑफ यू। गाइस, आपको अगर और कुछ क्वेश्चन पूछने हैं कोच बनने के या पीटीआई बनने के हिसाब से, तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा या फिर मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको वहाँ रिप्लाई जरूर दूँगा। और वीडियो स्टॉप करूँ उससे पहले एक रिक्वेस्ट, आप सबसे प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना। अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब करते तो मेरा कॉन्फिडेंस काफ़ी गेन होता है और मैं आपके लिए और अच्छे वीडियो बनाकर लाता हूँ। तो चलिए मिलते हैं बहुत ही जल्दी एक नेक्स्ट वीडियो में, बहुत ही अच्छे वीडियो के साथ, बहुत ही अच्छी जानकारी के साथ। धन्यवाद।